अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, सिक्योरिटी फोर्सेस का लक्की मरवत में खुफिया इतला पर ऑपरेशन और बहुत बड़ी कामयाबी मिली है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को। इस ऑपरेशन के दौरान 17 दहशत गर्दों को हलाक किया गया जिनका ताल्लुक टीटीपी से बताया जाता है और टीटीपी ज़ाहिर है भारतीय इमदाद के साथ चल रही है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था ये और इसमें दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया गया। आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे ये तस्वीरें इन दहशत गर्दों की जो कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों पर हमलों में मुलव्विस थे। इनके कब्जे से असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है और ये दहशत गर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल में भी मुलव्विस थे। मज़ीद इस इलाके में ऑपरेशन जारी है और बहुत सारे लोग, तकरीबन 10 लोग इसमें मज़ीद ज़ख्मी भी हैं। उनको ये नहीं अभी तक क्लियर कि उनको गिरफ़्तार किया गया या नहीं किया गया। बड़ी कामयाबी है दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो पिछले कई सालों से जारी है और पिछले कुछ महीनों से उसमें शिद्दत आ चुकी है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ़ हमारी आज की टॉप स्टोरी है, इसी इशू से रिलेटेड है कि दहशत गर्दी या जलसे पीटीआई की तरजीह क्या है जो पिछले 13 साल से हुकूमत कर रही है खैबर पख्तूनख्वा में। और आज वहाँ पे उनका जलसा भी है पेशावर में जिसमें उनका लंबा चौड़ा एक एजेंडा है। लेकिन उस एजेंडे में हम देख रहे हैं कि कहीं भी उन्होंने जो 317 सिक्योरिटी अहलकार और 144 सिविलियन शहीद हुए हैं इस साल के दौरान 2025 में, सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ, सितंबर तक का जो डेटा है, उनकी मजम्मत जिन्होंने उनको शहीद किया है या उनके साथ सॉलिडेरिटी या उनके साथ उनके शहीदों के घरों में जाके उनसे ताज़ियत या उनके जनाजे अटेंड करना, किसी बारे में इस जलसे में बात नहीं हो रही। अगर बात हो रही है तो इस बात पर कि इन दहशत गर्दों को जो इनके ख्याल में हमारे अपने शहरी हैं इनसे मुज़ाकरात किए जाने चाहिए और क्या इस तरह की तरजीह से सूबे के लिए या पाकिस्तान के लिए कोई खिदमत की जा रही है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया फवाद हुसैन चौधरी साहब, साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर सियासतदान हैं। और हमारा आज का हॉट इशू होगा भारत से फाइनल जीतने के गुर। जो हमारे पास डेटा है उसके मुताबिक 41 साल हो चुके हैं एशिया कप को शुरू हुए। 1984 में हुआ था ये शुरू और ये आप 2025 है माफ़ कीजिएगा। इन 41 सालों में पहली बार पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो रहा है एशिया कप में। ये इसलिए अहम है, लेकिन अहम इसलिए भी है कि मई में जो जंग हुई है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, उसके बाद ये पहला फाइनल मैच है दोनों टीमों के दरमियान। एक मैच पहले भी हुआ जो पाकिस्तान हार गया और उसके बाद एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई जिसमें इंडिया के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के प्लेयर से हाथ नहीं मिलाया और फिर उसके बाद एक चेन ऑफ इवेंट है जिसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स ने भी जवाबी कार्रवाई की और फिर दोनों प्लेयर्स को जुर्माना हुआ, हारिस रऊफ को और कुमार सानू को। तो सूर्या कुमार यादव, कुमार सानू तो उनका बहुत अच्छा म्यूजिशियन है, वो तो ऐसी हरकतें नहीं करते, लेकिन सूर्या कुमार ने किया। और हमारा आज का एडिटोरियल जिसमें क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन करेंगे डॉक्टर नुमान नियाज़ और हमारा आज का एडिटोरियल होगा नेतन याहू। आप हैरान होंगे कि हमने सारी उम्र सुना कि एक होलोकॉस्ट हुआ, हिटलर ने किया, जर्मनी में किया, यहूदियों के ख़िलाफ़ किया, उनसे अपना मुल्क खाली करवा लिया और दूसरे यूरोपियन ममालिक ने भी किया। लेकिन आज न्यूयॉर्क में तकरीर करते हुए कुछ लोगों के साथ नेतन्याहू ने उस होलोकॉस्ट में जो हिटलर की पॉलिसी थी उसको डिफेंड किया। कैसे, ये हम आपको बताएंगे एडिटोरियल में। और ख़ुद भी एतराफ़ किया नेतन्याहू ने कि वो भी हिटलर की पॉलिसी से इम्प्रेस भी है और भी रहा। कैसे ये आपको एडिटोरियल में बताएंगे। शुरू करते हैं टॉप स्टोरी। फवाद हुसैन चौधरी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। ये कुमार सानू वैसे आपको इसलिए याद आ गया कि वो आपकी जवानी के दौर का हर इश्क के साथ उसके गाने थे ना, तो आपको अपने खैर अभी भी चल रहे हैं उसके, अब उसने उसको रीमिक्स कर लिया। लेकिन कुमार अभी क्या, फिर मैं कुमार सानू सूर्या कुमार से मुझे जे सूर्या याद आता है श्रीलंका का, इसलिए मैं उसको मिक्सअप नहीं कर रहा। नामों के साथ मिक्सअप करना शुरू हो जाता है उम्र के साथ, जब उम्र बढ़ती है फवाद चौधरी साहब, और आप भी 1-2 सालों में अगले में ये महसूस करना शुरू कर देंगे। तो वेलकम टू द क्लब। अब आते हैं कि ये जो आज आपको मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था सोशल मीडिया पे, आपने उसमें कहा कि पाकिस्तान, बड़ी अच्छी बात की आपने कहा पाकिस्तान को दुनिया में इज्जत मिल रही है जो हम सब की है, कोई भी हुकूमत हो, ये बात ठीक है आपकी। तो ये जो आपने बात की है, हम देखते हैं कि पीटीआई की बाकी लीडरशिप ये बात नहीं कर रही, वो एक ही नुक्ते पे सुई अड़ी हुई है कि बस जल्द से जुलूस किए जाओ
ना ही दहशतगर्दी को रोक रहे हैं, ना उस पर अभी तलाल चौधरी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वफाकी वज़ीर ममलकत है दाखिला के, उन्होंने कहा है कि केपी हुकूमत हमारे साथ ताउन करे तो हम ये दहशतगर्दी की जंग बेहतर तरीके से जी सकते हैं। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि दहशतगर्दी पे फोकस करना चाहिए, गवर्नेंस पे फोकस करना चाहिए, ये जल्द से जुलूस चलेंगे? देखिए ना अफसान साहब, पहली बात तो ये है कि पॉलिटिक्स तो पाकिस्तान की टर्मोइल में है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि हुकूमत ने जो पॉलिसीज बनाई हैं कोरिजन के ऊपर बेस्ड हैं, लोगों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती के ऊपर बेस्ड हैं, जिसकी वजह से आपको ये टर्मोइल जो है वो नज़र आता है। और जो एक यकजहती हमें इन इशूज़ के ऊपर नज़र आनी चाहिए वो नहीं आती। इतने हाई टेम्परेचर में ये एक्सपेक्ट करना कि दूसरा जो है वो कुछ भी नहीं करेगा, ये तो देखें ना ह्यूमन उसके ख़िलाफ़ है, साइकी के ख़िलाफ़ है। अब ये जो आपने इंट्रो किया या जो आप केपी में जो बात कर रहे हैं टेररिज्म की, देखिए ये एक्चुअली ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स इशू है। इसमें एक बुनियादी सवाल का जो मसला है ना वो तय नहीं हो रहा हमसे, जिसकी वजह से खुद हमारी एस्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट भी आप देखें तो वो हर 10 साल बाद 5 साल बाद हमें एक नई पॉलिसी हमें मिल जाती है। जब पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ लड़ रही थी हम उनकी सपोर्ट कर रहे थे, अब जब वो हुकूमत में आ गए तो अब हम फिर उनके खिलाफ हो गए। और इससे पहले उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम ये नहीं तय कर पा रहे कि क्या ये एक मजहबी लड़ाई है और एक्सपेंशनिज्म की लड़ाई है, यानी अफगानिस्तान की ड्यूरेंट लाइन को हमारी तरफ धकेलने के लिए ये लड़ाई हो रही है, या ये सेटलमेंट की लड़ाई है। ये वो कबाइल जो जब एक्चुअली आपको, चूँकि इसलिए मैं आपको ज़्यादा याद होगा, मैं जिस आपकी रिफ्रेश करना चाहता हूँ मेमोरी, रकज़ई साहब गवर्नर थे परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में, वहाँ पर एक जिरगा हुआ। उस जिरगे के बाद पाकिस्तान के अंदर एक टर्म कॉइन हुई गुड तालिबान और बैड तालिबान। अब गुड तालिबान कौन थे? जिनकी माइग्रेशन हुई पाकिस्तान के अंदर बन्नू और इधर, और बैड तालिबान कौन थे? जो हकानीज के साथ चले गए और उनकी माइग्रेशन हो गई अफगानिस्तान के अंदर। अब झगड़ा जब तालिबान वहाँ पे आ गए तो अब जो बुनियादी मसला आ रहा है वो ये आ रहा है कि वो जो हकानीज के साथ तालिबान चले गए वो उनकी पोजीशन क्या है? वो कहते हैं कि हमें अपने गांव वापस आना है और वहाँ पे हमने जो है रहना है। जो उस वक़्त के ये ऐसे ही है कि जैसे हिंदुस्तान में लोग यहाँ पे आ गए या पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में चले गए तो 50 साल बाद पीछे तो कुछ भी नहीं रहा, ना घर बार रहा, ना कोई माल डंगर रहा, ना प्रॉपर्टी रही। तो अब ये कबाइल की सेटलमेंट की लड़ाई है या ये एक मजहबी लड़ाई है? दिस इज अ फंडामेंटल क्वेश्चन जो अभी तक एड्रेस नहीं। आपने बड़ी दिलचस्प बात की है, मैं इसी से आगे बात को लेकर चलता हूं। देखें, एक तो आपने जो कहा है कि वो वापस आ गए कबाइल, तो इसमें यहाँ पे एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। नहीं, आए भी हैं बहुत सारे, कुछ आए भी हैं। अब जो इतलात आ रही हैं और एविडेंस के साथ आ रही हैं उसमें यह है कि इसमें बहुत सारे अफगान हैं, सिर्फ वो नहीं है जो मुकामी पाकिस्तान के अंदर रहते थे, बाजौड़ में हैं या औरंगज़ेब में हैं, ये कहीं भी हैं, किसी भी जगह वज़ीरिस्तान में हैं, वो सारे वो नहीं जो पाकिस्तान के इसमें रहते थे, वो अफ़गान हैं, शहरी अफ़गान, उनका कबीला इधर भी है उधर भी है, तो वो थे लेकिन शहरी अफ़गान ही थे। तो इसलिए एक तो ये बात तय है, इसलिए हम, मेरा ख्याल है कि कन्फ्यूजन हमारे अंदर है। दूसरी आपने जो कहा एक्सपेंशनिज्म की लड़ाई है या सेटलमेंट की, ये सवाल का फैसला हम नहीं कर पा रहे या अफगानिस्तान के लोग नहीं कर पा रहे, ये दहशतगर्द जो हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो तो क्लियर हैं, हम क्लियर नहीं है शायद। नहीं, वो भी नहीं कर पा रहे, हम भी नहीं कर पा रहे। लेकिन पहली बात तो ये है, अगर आप मुझसे पूछें, चूँकि मेरे ख्याल में हमें तो पख्तूनों की गवर्नमेंट अफगानिस्तान में सूट ही नहीं करती थी, हमें तो वहाँ फारसी वालों की गवर्नमेंट चाहिए थी, ताकि वो जो है वहाँ पे 30% पख्तून है अफगानिस्तान में, मेजॉरिटी पख्तून तो हमारे पास है। तो जब आप पख्तूनों की गवर्नमेंट को वहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं काबुल के अंदर, तो लेकिन सबसे बड़ा जो एथनिक ब्लॉक है 30% है ना, 40% बाकी तो 70% है, 70 बाकी है, लेकिन 70% में सबसे बड़ा तो यही है, 40% वाला ही, 30% वाला। आप 30 कह रहे हैं, मैं 40 कह रहा हूँ, उसमें ताजिक हैं, हज़ारा हैं, वो इतनी बड़ी, उज़्बेक हैं, वो इतनी बड़ी कम्युनिटीज, 70% तो वही लोग हैं ना, 70 हैं, लेकिन अलग अलग मिला के 70 कौन शूट करता है अलग अलग। अब ये देखें, ये तो फिर इलेक्शन होते हैं वहाँ पे, ये तो और वो आपस में कर लेते। नहीं, मेरा पॉइंट जरा आप समझिए, पॉइंट ये है कि ड्यूरेंट लाइन का इशू जो है ना, अगर अफगानिस्तान के अंदर नॉन पख्तून हुकूमत हो तो ये इशू ही खत्म हो जाता, कोई फिर ड्यूरेंट लाइन। लेकिन ये फैसला करना हमारा काम तो नहीं है, नहीं हमारा काम, इसी से तो मसाइल पैदा हुए। तो फिर हमने क्यों पख्तून गवर्नमेंट वहाँ पे बनवाते हैं? देखिए, आपने परवेज मुशर्रफ के आपने सदर ज़ियाउल हक साहब से शुरू हो जाए,
तो क्यों हम कर रहे थे? नहीं, बिल्कुल, ये जो उसका तो नतीजा हमारी पास पॉलिसीज गलत है ना, गलत है। तो अगर हमने उससे सबक सीखा और इस वक्त पिछले 3 तो अब हम सालों क्या से कर रहे हैं? पिछले 3 सालों से अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी से सबक सीख के बदल ली है, यही लेफ्ट के लोग कहते थे, यही कौमियत नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दोबारा नहीं, थोड़ा मुझे आपकी बात से तालिबान के साथ इसका मतलब ये नहीं है। मैं आपकी बात से थोड़ा डिफर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल में जनरल ज़िया-उल-हक की पॉलिसी टुवर्ड्स अफगानिस्तान बिल्कुल दुरुस्त पॉलिसी थी। हम रशिया को अफगानिस्तान में कदम जमाने का नहीं अलाउ कर सकते थे। द प्रॉब्लम स्टार्टेड पोस्ट जेनेवा अकॉर्ड, जिसके बाद ज़िया-उल-हक साहब को भी उन्हें मारना पड़ा और उसके बाद जो चीज़ें करनी पड़ी, क्योंकि ज़िया-उल-हक वाज अ वेरी श्रूड पॉलिटिशियन ऑल्सो, आई मस्ट से। वो बातें जो कर रहे थे, अब प्रॉब्लम हमारा ये हो गया कि ये जब अमेरिका का हो गया, ये वो अपॉर्चुनिटी थी हमारे पास मुशर्रफ साहब के दौर में और उसके बाद, और फिर भी फ्रेंकली हम अमेरिका को कह रहे थे, जब पहले भी हमने उनको कहा जेनेवा अकॉर्ड के बाद आप गलत कर रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं। उसके बाद जब ये हुआ अकॉर्ड, उस वक्त भी आप देखिए हम ऑन रिकॉर्ड हैं अमेरिका को कहते हुए कि आप गलत यहाँ से जा रहे हैं, आप सेटलमेंट करके जाएं। उस वक्त भी अमेरिका अपने कपड़े उठाए और चला गया। अब फिर ट्रंप कह रहे हैं कि मैं बोगराम एयरपोर्ट जो वो वापस लेना चाहता हूँ। प्रॉब्लम क्या है कि जब इतनी बड़ी ताकत एक फैसला कर लेती है तो आप बहुत इन्फ्लुएंस की पोजीशन में नहीं होते। बट यहाँ पे जो बुनियादी बात जिसके ऊपर इमरान खान में और मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी में फ़र्क क्या है, पहले तो ये समझें। इमरान खान कह रहे हैं जब तक अफगानिस्तान और मुकामी ट्राइब और पाकिस्तान की हुकूमत आपस में एक लाइजन क्रिएट नहीं करेगी, ये मसला ख़त्म नहीं होना। पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। नहीं, हुकूमती का नाम लिया ना, नहीं लिया। उन्होंने 3 प्लेयर्स हैं सर। बिलावल भुट्टो नहीं जा रहे, उन्होंने कहा जनरल आसिम मुनीर को अफगानिस्तान जाना चाहिए। ये इमरान खान यही बात, इमरान खान ने आखिरी ट्वीट किया, उसमें कहा इसमें सर इमरान खान की पॉलिसी का मुझे एग्जैक्टली पता है, ये ट्वीट का मुझे छोड़ दें उसको। इमरान खान 100% इस बात के हामी, और जो उन्होंने किया है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुकामी ट्राइब, ये इसका कोई सोल्यूशन निकाले, क्योंकि सोल्यूशन प्रॉब्लम क्या है। कहा उन्होंने। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना यही प्रॉब्लम है, वो मैं ये कह रहा हूँ, वो यही कह रहे हैं, कोई दो राय नहीं है। मुझे 100% पता है इमरान खान पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मुकामी ट्राइब्स की इंक्लूजन चाहते हैं इस मामले में। अब इशू क्या है? अब इशू ये है कि जब मुकामी ट्राइब्स और उसके दरमियान वहाँ पे झगड़ा है, जो सेटलमेंट चाह रहे हैं मुकामी ट्राइब्स जो हैं वो नहीं चाह रहे कि लोग बाहर से आए। लड़ाई जो असल है ना वो तो ये है ना कि इट्स अ काइंड ऑफ अ लोकल वर्सेस बाहर वालों के। जिस तरह आप कह रहे हैं उसमें अफगानी भी शामिल होंगे, उसमें कई शामिल होंगे। जिस तरह आपने और जो आपने कहा कितने सालों बाद वापस आए तो उनका जाहिर है यहाँ कुछ रह भी नहीं गया, कुछ रह नहीं रहा, लेकिन और फिर हथियार साथ ले हैं, साथ एक नजरिया लेके आए हैं कि उन्होंने कब्जा करना है, देखिए वो अपना निजाम लाना है, लड़कियों को स्कूल कॉलेज जाने से बंद करना है। तो ये खान साहब को ये भी फ्रेंकली सिर्फ अफगानिस्तान का प्रॉब्लम थोड़ी, या बादशाह खान की किताब पढ़े ना, ये सारे रीजन में प्रॉब्लम ही है। बादशाह खान जैसे लोगों की जदोजहद क्या आती है, तो जदोजहद ठीक है, लेकिन अब ये बढ़ गई है ना, अब सब मुसल्ला जदोजहद हो गई है। उस वक्त भी मुसल्ला ही थी, उस वक्त अटैक तो नहीं होता था। मलाला के ऊपर जो हमला हुआ वो तो सवात में हुआ ना। नहीं, उस वक्त आप बादशाह खान की दौर की बात कर रहे हैं, पिछली सदी की। तो मैं अभी बता रहा हूँ आपको कि ये उस जमाने से लड़ाई चल रही है, वो इशू है। लेकिन तालिबान का जब आप हुकूमत में आ जाती है, इस तरह के लोग, उन्के पास सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, फिर वो अपने इस तरह का। तो भाई आपने क्यों इन एक्सट्रीमिस्टों की उस वक्त मदद की जब पूरी दुनिया लड़ रही है? देखिए मैंने तो नहीं की, हुकूमतों ने की है। लेकिन मैं आपकी एक बात की तारीफ करना चाहता हूँ कि आप लगी लिपटे रखे बगैर सही बात करते हैं जिस पर आप बिलीव करते हैं, चाहे वो पॉलिटिकली करेक्ट ना हो। आपने ज़िया-उल-हक की बात की कि उनकी पॉलिसी ठीक थी, उनकी पॉलिसी को कोई डिफेंड नहीं कर सकता इस वक्त, लेकिन आपने किया है। आपने कहा कि पाकिस्तान की इज्जत दुनिया में बड़ी है आजकल, तो मुझे खुशी है इस बात की, बड़ी अच्छी बात की। मैं आपसे एक और सच्ची बात सुनना चाहता हूँ। इस वक्त जो जंग हो रही है और वो हमारे जवानों को शहीद कर रहे हैं, सिविलियंस को, फौजियों को, पुलिस वालों को, सबको, ये जंग है ना, तो सर काट के वो ले गए, इतना नुकसान हुआ बनू में जो पिछले 2 हफ्ते पहले। तो इस वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान को मुज़ाकरात करने चाहिए उनसे या उनसे लड़ना चाहिए? ये पाकिस्तान के इस वक्त की, मैं आपसे दोबारा ये कह रहा हूँ, ये मुझे आपकी ईमानदारी, ऑनेस्ट ओपिनियन, मैं आपको ऑनेस्ट, मैं तो ओपिनियन आपको देना। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो इमरान खान की या जनरल बाजवा साहब के दौर की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि आप फ्रीकैन के दरमियान निगोशिएट करें। मौजूदा रजीम की पॉलिसी है कि हम निगोशिएट नहीं करेंगे। द प्रॉब्लम इज़ कि आपको जब आप निगोशिएट नहीं कर रहे तो फिर आपको फुल फोर्स पे जाना पड़ेगा। अब आप बलूचिस्तान के हालात देख लें और यहाँ के हालात देख लें, आप अंदाज़ा लगा लें कि आप जा सकते हैं।
3 साल में एक्चुअली आपकी अल्टीमेटली एंगेजमेंट ही होनी है। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज एंगेजमेंट एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से हो ना। क्वेश्चन आपकी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ ही है, अमेरिका आपके साथ है, सऊदी अरेबिया आपके साथ है, चीन आपके साथ है, अब इससे ज्यादा स्ट्रेंथ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ इनको बैकफुट पे रख के शिकस्त देके अगर वो रात को कब्जा कर लेते हैं डेरा इस्माइल खान पे या बन्नू पे या टांग पे, ये सारे नहीं इतनी हैसियत औकात कोई नहीं है। ये देखिए ना, ये एक और अफसार साहब देखिए ना, ये बड़े मखसूस इलाके हैं जिनमें ये गड़बड़ हो रही है। बाजौर से लेके डीआई खान इन्हीं एरिया पहले भी नहीं है, नहीं पूरे केपी में नहीं है, जो सेटल्ड प्रेफरेंस है उसमें कोई अपर दीर है। पॉइंट जी ये मखसूस इलाकों में हो रही है, और मखसूस इलाकों में उन्हीं में हो रही है जहाँ सेटलमेंट का इशू है। द प्रॉब्लम इज कि आप अगर जो है वो सिर्फ लड़ाई पे रहेंगे, सेटलमेंट नहीं हो सकती। नहीं, वो सेटलमेंट सिर्फ करना नहीं चाहते ना, वो इतिहाद साफ नहीं करता, उससे लड़ ले। नहीं तो यही तो अभी तो ये मसला तो लड़ाई तो हो रही है ना, कि वो फौजियों को मार रहे हैं, पुलिस वालों को मार रहे हैं, सिविलियंस को मार रहे हैं। बेसिकली तो देखे ना, इस पे हमें पहले तो हम फैसला करें कि ये ट्राइबल लड़ाई है, सेटलमेंट की लड़ाई है या मजहबी लड़ाई है। हमें एक दिन बताते हैं कि नहीं ये मजहबी लड़ाई है और ये अपना निजाम, ये हमने फैसला करना है ना। ये मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं वो फैसला तो कर लेना, ये तो नहीं कि हर हफ्ते बदल जाइए। बिल्कुल ठीक है। असल सवाल यही है कि ये जो आपने भी कहा कि इमरान खान और बाजवा के दौर में पॉलिसी थी कि निगोशिएट करना है, अब पॉलिसी है कि लड़ना है, राइट। तो अब एक सवाल लोगों के जहनों में ये आता है कि अगला जब सेटअप आएगा तो वो क्या करेंगे। ये बात जेन्युइन है। आप और मैं तो हम तो कंफ्यूज है ना जी, सारा दसो तो सही करना की है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि बक इज एट द टेबल ऑफ हुक्मरान। हाँ जी, और वो डिसाइड करेंगे ये मजहबी लड़ाई है, मुस्तकिल लड़ाई है, या ये डन टू काम है। और इसीलिए होता यह है कि इस तरह की लड़ाइयों में देखिए ना, इंडिया के खिलाफ आप क्यों कामयाब होते हैं? इंडिया के खिलाफ आप कामयाब होते हैं, पूरा पाकिस्तान एक सोच रहा होता है, आप कहते हैं जी इनके साथ हमने लड़ना है। यहाँ पे जो अल्टीमेटली लड़ाई पहले भी थी और आपने बड़ी कैजुअलिटी सही है, वो ये है कि हम खुद क्लियर नहीं होते, और अब फिर हम उस वक्त तक नहीं लड़ाई उस तरह से लड़ सकेंगे जब तक हम खुद क्लियर नहीं होंगे। अच्छा चलें, अब क्लैरिटी पे आ जाते हैं। इसमें पॉलिटिकल क्लैरिटी होना, पॉलिटिकल कंसेंसस होना बहुत जरूरी है। हम देख रहे हैं कि पीटीआई बलोचिस्तान में अलहदगी पसंदों को सपोर्ट कर रही है। एक मिनट है, मैं जो माहिर बलोच को उन्होंने कहा है उनको सपोर्ट किया, उनके साथ उन्होंने कहा जो भी वो मुजाहरे करें उनका साथ रहें, उनको साथ भी रखें भी। यहाँ केपी में टीटीपी को कर रही है, कश्मीर में अवामी यकजहती कमेटी को कर रही है, जिसके पीछे वो राजनाथ सिंह वजीर दिफा हैं इंडिया के, वो कह रहे हैं कि ये देखें जो मुतालबात हैं हमारे यही बनवा लेंगे। तो ये पीटीआई की क्या पॉलिसी है? जब वो नहीं आएगी साथ तो पॉलिटिकल कंसेंसस या क्लैरिटी कैसे आएगी? पहली बात तो मैं आपको ये कहूँ, आप ये बात ना क्या करें, 70% पाकिस्तान जिस पार्टी के साथ है, अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ है तो फिर तो पाकिस्तान ने क्या अपनी लड़ाई लड़नी। पॉपुलैरिटी जो है वो ठीक होने की निशानी भी है 100%। पॉपुलर ना, ये तो आप फिलोसॉफिकली बात गलत कर रहे हैं। देखिए आपसे इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मेरी आप जरा आप मुझे आप कह रहे हैं जो पॉपुलर है वो ठीक भी है। नहीं मेरी आप बात सुने, वो दुरुस्त भी है। अगर आपने लड़ाई लड़नी है और 70% पॉपुलेशन जिस पार्टी के साथ है, आप कह रहे हैं कि ये गद्दार है, नहीं, आपने क्या लड़ाई लड़नी? ये नहीं कह रहे गद्दार है। अगर मैं आपको बताऊं अगर वो गलत है, लेट मी अब आपकी मैं बात मान लेता हूं, आप समझ रहे हैं गलत है, और मैं भी 100% इनकी ये जो बलोच सेपरेटिस्टों की जो पॉलिटिकल विंग है उसके साथ बैठने को या यहाँ पे बैठने को मैं बिल्कुल गलत समझता हूँ और हमेशा मैं तनकीद करता हूँ। बट ये नहीं हो सकता कि आप पीटीआई को एक्सक्लूड कर दें। अगर आप समझते हैं कि वो गलत है, आपको पीटीआई को सीरियस एंगेजमेंट में लाना पड़ेगा। उनको आपको अगर आप जब इंडिया के साथ लड़ाई होती है तो आप ब्रीफिंग पूरी जाके इमरान खान को देते हैं, तो यहाँ पे भी दें, बताएं उन्हें कि सर ये इश्यूज हैं, आप ये कह रहे हैं ये यहाँ पे इसलिए गलत है, ये यहाँ पे इसलिए गलत है, एंड वी शुड एक्चुअली मूव फॉरवर्ड ऑन दैट। अच्छा ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि अगर आप जब आप इमरान खान को एक्सक्लूड करते हैं आप पाकिस्तान की 70% पॉपुलेशन एक्सक्लूड करते हैं। मेरी अर्ज सुन लें, खान साहब को एक्सक्लूड करने की बात की है, उन्होंने अभी ट्वीट किया, फिर ट्वीट पे बात आ जाएगी। उन्होंने कहा है कि मुझे ऑफर्स ले लेके ये लोग आते रहे डील की, मैंने कहा नहीं करूँगा, राइट कहा है ना उन्होंने, जिस पे मोहसिन नकवी ने कहा है कि आप एक शख्स का नाम बता दें जो आपके पास आया हो डील की ऑफर लेके। खान साहब तो खुद डिसमिस करें। आज भी उन्होंने जो बयान दिया है अभी 22 सितंबर को, उन्होंने कहा है आलिमीन बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर साहब को हिदायत करता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दें। नहीं इस्टेब्लिशमेंट साथ ही कह दिए, इस्टेब्लिशमेंट ने बात करनी है तो डयाला जेल आ जाए। वो सियासी लोगों के साथ तो बात ही नहीं करना चाहते।
ये बात तो मैं आप कहते रहते हैं कि सियासी लोगों से बात करें। 100% सियासी लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। देखिए प्रॉब्लम ये हुआ है कि खान साहब के साथ जो मेरी भी जो पहले 2-2.5-3 महीने पहले ये जब पाबंदी हुई तो मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि हम पॉलिटिशियन हैं, हमें ये नहीं हो सकता कि हमारी कनपटी पे बंदूक लगी होगी तो हमने क्या पॉलिटिक्स करनी है, हम नहीं करेंगे। आपने पॉलिटिकल और नून लीग को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट की थी। हमें अपनी पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करनी है और उसके लिए अपोजिशन अलायंस बड़ा जरूरी है। देखिए मैं कहता हूँ इमरान खान इस हुकूमत से बात नहीं कह रहे, वो उससे नहीं कर रहे, आप ना करें, फिर आप फजल रहमान से तो करें, फिर आप GDA से तो करें, फिर आप जमात इस्लामी से तो करें, तो हर एक से तो लड़ा जा सकता। आप अपोजिशन से भी लड़ रहे हैं, गवर्नमेंट से भी लड़ रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट से भी लड़ रहे हैं, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट से भी नहीं बन रही, इतनी लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती। तो आपकी बात क्यों नहीं पहुंचती वहां तक? नहीं, ये बात तो मैंने सामने कही है, लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है, आई कैन बी टोटली रॉन्ग, मेरा एनालिसिस ये है कि खान साहब एक लॉन्ग हॉल खेल रहे हैं और उन्हें कोई अपनी ये जो पार्टीज तो वैसे ही रेलिवेंट हो गई हैं, पीपल्स पार्टी, नून, PTI की तो कोई हैसियत ही नहीं रह गई। सो बेसिकली इमरान खान जो है वो जो ख्याल था कि जी वो जेल में कमज़ोर होंगे ये वो तो वो हुए नहीं। सो नाउ ही विल वेट फॉर द वाटरशेड मोमेंट। अच्छा चलें, लेट्स वेट। और ये बता दें कि ये जो जलसे हो रहे हैं इससे क्या खान साहब की स्ट्रगल को फायदा पहुंचेगा? नहीं, पेशावर में जलसे की क्या इंपॉर्टेंस। तो फिर ये क्यों इतने 10 करोड़ रुपया पता नहीं कितना कह रहे थे लोग लगा दिया होगा वैसे, और वेले बैठे की करना है। मतलब बहुत सारा काम है करने के लिए सूबे में, 13 साल हो गए हुकूमत। उतना ही लोगों ने उनको वोट फिर भी दे देना, लोगों ने काम नहीं करने, वोट फिर भी दे देना। तो उन्होंने इमरान खान के लिए दिया। फिर आप कहते हैं कि जी वोट तो इमरान खान को निकालने के लिए। देखें हर वक्त का एक इशू होता है, कभी आपकी गवर्नेंस इशू होता है। अगर फॉर एग्जांपल पंजाब में काम करने के ऊपर वोट मिलता तो चौधरी परवेज लाई तो इलेक्शन हारता, लेकिन वो हार गया मुशर्रफ साहब के बाद। अगर आपने इस तरह से ही KP का इस वक्त जो जुनून है वो इमरान खान है, आप कैसे उसको निकालेंगे? जब तक ये पॉलिटिकल क्वेश्चन रिजॉल्व नहीं होता, हमारे जो हुक्मरान हैं वो ये नहीं समझ रहे कि सिर्फ क्वेश्चन डंडा उससे नहीं मामला पॉलिटिक्स जो है वो सॉल्व हो सकती। आपको अल्टीमेटली पॉलिटिकल नैरेटिव क्रिएटिंग करनी होती है, वो है नहीं। सो इमरान खान का सवाल तो एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब आना बहुत बड़ा सवाल है, उसका जवाब आना बाकी है। फवाद हुसैन चौधरी साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। और अभी एक टेल एंडर, आज कुछ दिन पहले हैदराबाद, पाकिस्तान के सूबा सिंध का शहर हैदराबाद, वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ एक फेस्टिवल मना रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत इस पर बात हो रही है। वहाँ पे हिंदू लड़कियाँ अपना फेस्टिवल मना रही हैं, खुश हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं। और फवाद चौधरी साहब भी इस पे बहुत खुश हैं और उन्होंने काफ़ी खुशी का इजहार भी किया है कि हमने अपने प्रोग्राम में इस फेस्टिवल को, हिंदू फेस्टिवल को अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। तो वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू भारत से फाइनल जीतने के गुर आपको बताएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कल बहुत हाई ऑक्टेन मैच हो रहा है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। दुबई में फाइनल मैच है एशिया कप का। इंडिया पाकिस्तान को हरा चुका है। हर पाकिस्तानी की ख्वाहिश है कि इस दफ़ा पाकिस्तान इंडिया को हरा ही दे। और वो जो मई से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का आगाज़ हुआ है, अल्लाह का करम हुआ है, वो करम मज़ीद हो जाए और कल इंडिया हार जाए। तो देखना यह है कि पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान के प्लेयर्स क्या करते हैं, जान लड़ाते हैं उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान की फ़ौज ने और पाकिस्तान की आवाम ने मार्का हक में जान लड़ाई थी। इस पे बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया डॉक्टर नुमान नियाज़, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। बताइएगा, हमने अपने नाज़रीन को बताया कि आप गुर बताएंगे कल फाइनल जीतने के। बिल्कुल जी। तो बताएं टीम को क्या गुर है। देखिए अफसार भाई, सबसे पहले तो अगर आप देखें ना, तो अगर ऑन पेपर देखें या ऑन मेरिट देखें तो इंडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम का मवाजना ही नहीं है। और इंडिया की टीम 85% जो है वो आपसे सुपीरियर है। पिछले 5 साल में 7 T20 में से 5 उन्होंने जीते, 2 हमने। अच्छा, उसके अलावा इंडिया जो है 39 T20 इंटरनेशनल लास्ट 18 महीने में सिर्फ 3 हारा है, 36 जीता है, 36। ठीक है, लेकिन कल का जो मैच है दिस इज डिफरेंट। ये 50-50 हो गया। अब कैसे? वो ऐसे हो गया कि वी हैव नथिंग टू लूज। कैसे नहीं? मैं लोगों की उम्मीदें तो बहुत हैं। नहीं, उम्मीदें, लोग इंतजार तो करें खुशी का। उम्मीदें गलत हैं। अच्छा। ठीक है, क्योंकि आपने कभी काम ही नहीं किया कि आप अपनी टीम को बनाया ही नहीं है, वर्ल्ड लेवल पे बनाते। ठीक है, लेकिन 50-50 इसलिए है कि इंडिया हैज एवरीथिंग टू लूज।
वो जो भी आपने 10 मई का जिक्र किया, वहाँ से वो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी, एंटी पाकिस्तान, एंटी मुस्लिम, सारे सेमेंटिक्स, ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, सारा उनके लिए तो इंडिया में उतरना मुश्किल हो जाएगा इफ दे लूज एट दिस जंक्चर टू पाकिस्तान। अगर आपको याद हो, वो तो खेलने भी नहीं आने दे रहे थे, ये तो इकोनॉमिक्स की वजह से आए। ग्लोबल जो गेम हो गई हुई है, ब्रॉडकास्टर्स के बहुत कमर्शियल था, तो वो आए हैं। एक तो ये हो गया वो प्रेशर में। दूसरा, इंडिया में वल्नरेबिलिटी नजर आई है जब से ये आया गौतम गंभीर, तो इसने उनके मेरिट पे वो टीम है नहीं, क्योंकि अभिषेक शर्मा एक आपको नजर आता है कि इज अ फैंटास्टिक प्लेयर, पर्पल पैच है, पावर प्ले में वो इधर से उधर कर देता है मैच को सारे को, लेकिन आपने संजू सैमसन को डिस्प्लेस कर दिया, वो नीचे चला गया। सूर्य कुमार से रन नहीं हो रहे, सिर्फ 125 रन है 13 इनिंग्स में। मैच तो जीत रहे हैं ना, उनकी बैटिंग लाइन बहुत मजबूत है। मैं उसी तरफ आने लगा था ना, वो तो हो गया। आप मिड लोगों में बैटिंग बॉलिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, उनके मिड लोगों में क्राइसिस आया हुआ है, क्योंकि वो लड़का जो है ये संजू सैमसन, और उसके बाद आपको कल उनको ये भी डिसाइड करना है कि बुमराह के साथ उनको डेथ ओवर्स के लिए जो है वो खिलाना पड़ेगा अर्शदीप सिंह को, इसलिए उनको शिवन दुबे को बाहर बैठाना पड़ेगा। सो उनके लिए भी वो नहीं है जिस तरह आपने याद है लास्ट वर्ल्ड कप में, द वे दे वर देयर टू कॉन्कर। तो एक तो ये चीज़ है, लेकिन हमारे प्रॉब्लम जो हमारी बैटिंग लाइन का टॉप ऑर्डर देख लें, बताने लगो आपको। हमारी जो बॉलिंग है ना जी, हमारी बॉलिंग बड़ी पेडेस्ट्रियन थी, ऊपर से फिर हम टीम अच्छी नहीं खिलाते। मैं 3 फास्ट बॉलर्स के साथ जाना चाहिए। आप फहीम पे नहीं ट्रस्ट कर सकते, आपने उसको सही यूज़ नहीं किया, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट उसको अब आपको बाहर बैठाना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग इन हसन अली, जो कि आपका तीसरा फास्ट बॉलर, नया गेंद करे शाहीन। बस शाहीन की जो री इनकारनेशन हुई है ना जी श्रीलंका के अगेंस्ट, वो 2 साल में नहीं देखा था जो इन 2 मैचेस में उसने किया है। फुल थ्रॉटल 143 प्लस। यू थिंक वन मैन कैन मेक द डिफरेंस? यस, ऊपर से अगर आउट करेगा 2, देन यू हैव इब्रार अहमद इन द मिडल ओवर। एक मैच है, बहुत हाई ऑक्टेन है, तो अगर एक हमारा स्टार प्लेयर भी पूरी परफॉर्मेंस कर जाए। दूसरा, अगर आप देखें तो 40% ऑफ द रन्स इस टूर्नामेंट में वो अभिषेक शर्मा ने स्कोर किए हैं। लॉ ऑफ एवरेजेस भी कहता है जितनी कंसिस्टेंटली वो लेके जा रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि कहीं वो वल्नरेबल होगा। कल उसका भी पहला मौका, इतना बड़ा स्टेज उसको जो मिल रहा है वर्ल्ड लेवल पे, ये चीज़ है। लेकिन आपका नंबर 3 और 4 है ही नहीं। अनफॉर्चुनेटली आपका जो कप्तान है उसकी जगह ही नहीं बनती T20 की लाइनअप में, और उसको T20 में होना ही नहीं चाहिए। और वो कैप्टन है, वो कैप्टन है बनाया हुआ है, आप उसको निकाल भी नहीं सकते कि बाहर बैठ जाओ काका तू। कल का मैच में बाहर नहीं बिठा सकते कप्तान को। पहले वो अगर आपको याद हो, दिनेश चंदीमल बैठा, इतना क्या ड्रास्टिक, इतने बड़े बड़े डिसीजन पाकिस्तान कर चुका है, तो ये क्या डिसीजन है कि कैप्टन को बाहर बिठा दें? दिनेश चंदीमल 2014 में बाहर बैठ गया था, रन नहीं हो रहे थे, लसित मलिंगा लेड देम टू वर्ल्ड कप विक्ट्री। यू थिंक कि ऐसा करना चाहिए? करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे होगा नहीं। अब बल्कि यहाँ पे तो जो लॉबी के अलावा भाई वो मेंटालिटी नहीं है, अपनी इनहेरेंट इनसिक्योरिटीज हैं। अच्छा, मुझे एक बात बता, मेंटालिटी की आपने बात की, मैं ये बात और भी लोगों से पाकिस्तान में पूछता रहता हूँ कि हमारी पीएफ ने जो काम दिखाया है मई में, जितना प्रोफेशनल, मतलब दुनिया की टॉप की जो एयरलाइंस हैं, एयर फोर्सेज हैं, उससे भी ज़्यादा, और अब ये उन्होंने जो परफॉर्म किया है प्रोफेशनली, ये पूरी दुनिया की एयरफोर्स अकाडमीज में पढ़ाया जा रहा है। वो हम में से ही हैं, हमारे ही बच्चे, भाई और दोस्त यार किस्म के लोग हैं, और इसी सोसाइटी से पढ़ के, इसी ख़ानदानों से पढ़ के ऊपर गए हैं, वो इतना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं प्रोफेशनली। तो बाकी हमारे क्या, या मतलब क्या कहूँ मैं, मसला क्या है? मसला ये क्रिकेटर्स को तो इतना पैम्पर भी करते हैं, इतना पैसा है, इतना ग्लैमर है, इतना इनको मशहूरियत हम देते हैं, फिर भी ये नहीं कर पा रहे। गड़बड़ कहाँ पे है? गड़बड़ यहाँ पे है कि आपने जिसका जिक्र किया ना, तस्करा आर्म फोर्सेस का, मैं कहूँगा नॉट ओनली एयर फोर्स, वो इंस्टीट्यूशंस हैं, देयर इंस्टीट्यूशंस, तो वहाँ पे वो रेड बुक पे चलते हैं, तो हर बंदा तो ये पीसीबी क्यों नहीं इंस्टीट्यूशन बन सका? इतना मुझे पता है, इतना पैसा पीसीबी के पास, इतने हमने एक्सपेरिमेंट किए ऊपर, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, कभी किसी को ले आते हैं, ये इदारा क्यों नहीं बन सका पीसीबी? ये इदारा इसलिए नहीं बन सका कि पिछले 20 साल में इररेलेवेंट लोगों को पीसीबी दिया गया, और जब क्रिकेट का मॉडल शिफ्ट हो रहा था, जब इकोनॉमी बेस्ड इंडस्ट्री बन रही थी, मॉडर्न क्रिकेट आ रही थी, तो जो कट फॉर रोल हैं, लोग जो हैं, जो रेलेवेंट लोग हैं ऑफिसर्स के, उनको आपने नहीं दिया। नहीं है रेलेवेंट, सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं वही हो सकता है। नो। तो क्या मतलब? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अब आपके पास बायोमैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अब दुनिया सारी है क्या बायोमैकेनिक्स, ह्यूमन साइंस, मूवमेंट साइंस, मूवमेंट, आपकी बॉडी की जो मूवमेंट, सारे मसल्स की जोड़ों, हम लोग अभी तक उसी तरह हाँक रहे हैं, हमारा स्टेट ऑफ द आर्ट
मेडिकल पैनल ही नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट फिजियोलॉजिस्ट नहीं है, हमारे पास स्पेशलिस्ट मेडिकल स्पोर्ट्स मेडिकल टीम के साथ जो होते हैं इतने सारे, दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। वही तो कहने लगा हूं कि ये डिप्लोमा होल्डर्स हैं। इवन जो आपने वो इतने पैसे हम उनको दे रहे हैं 200%। ये जो इवन आपने साउथ अफ्रीकन रखा हुआ क्लिफ डिकन, ही इज द बिगेस्ट मेनेस इन पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि उसको सियासत समझ आ गई थी। वो है तो साउथ अफ्रीकन, तो आपने कहा हमने फॉरनर रखा हुआ है, उसका सैंपल साइज उसने एक छोटी सी जूनियर वुमेन टीम के साथ व्हाइट मैन्स बर्डन, चाहे उसे कुछ आता ना हो, उसको रखा है। उसने क्या किया, वो आपकी सियासत समझ के लड़कों को MRI नहीं कराने देता, क्योंकि लड़के इनसिक्योर होते हैं, इंजरी अपनी वो छुपाना चाहते हैं, और ये छुपवाता है टेप्स लगा के। तो पैसे भी बना रहा होगा बहुत लंबे, और बड़े संगीन इल्जाम लगा रहे हैं। मेरा इल्जाम नहीं लगा, दिस इज द फैक्ट। तो सिर्फ एक बंदे की वजह से इदारा नहीं बन सका PCB। आपने बात की, मैंने कहा PF अगर ये परफॉर्म कर सकती है तो PCB क्यों नहीं कर, जिसको पैसा भी इतना है, जिसको इतनी सपोर्ट भी है। भाई मुझे ये बताइए कि अगर आपने ब्यूरोक्रेट को दिया हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट अपनी, जो कि एक डिप्टी कमिश्नर है, विमेन क्रिकेट आपने एक और ब्यूरोक्रेट को दी हुई है, आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एक ब्यूरोक्रेट है, आपका जो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री रखता है और वो हॉर्स रेसिंग में कमेंट्री करता था। तो आप कहना ये चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स की बजाय, खुशामदियों की बजाय, पॉलिश करने वालों की बजाय उन लोगों को लाया जाए स्पेशलिस्ट, प्राइवेट सेक्टर से। तो प्राइवेट सेक्टर में जिसको भी लाएंगे वो तो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा पाकिस्तान में। क्यों कंट्रोवर्शियल? हर एक पे तनकीद होती है। दिस इज अनफॉर्चुनेट देन, बिकॉज उस फैक्ट है कि अब देखिए मैं आपको एग्जांपल जल्दी से दे देता हूँ। इंडिया में वो एक एक्स क्रिकेटर को लेके आए, सबा करीम विकेट कीपर, लेकिन उसको कहाँ पे लेके आए, क्यूरेटर का इंचार्ज बनाया, जनरल मैनेजर पिचेस बनवाता है, लेकिन उससे पहले उसने सॉइल एनालिसिस में काम किया, उससे पहले सारा समझा क्यूरेशन क्या होती है, फिर उसने काम किया डोमेस्टिक क्रिकेट में, और अब वो एक सेंटेंस में बताएं, कल पाकिस्तान अगर जीते तो क्या करे, हारे तो क्या करे? पाकिस्तान अगर जीत जाए तो एक बहुत अच्छी चीज़ करेगा कि सलमान अली आगा शुड नॉट कंटिन्यू एज कैप्टन, जो हमारा प्रेसिडेंट से, वो जीत गया तो वाह हो गई, और बहुत सारे जो आपके बिल्कुल बहुत सारे आपके वीकर लिंक्स थे उनको अंडर द कार्पेट रिएक्ट कैसे करें, रिएक्ट जीतने पे और हारने पे, विद ग्रेस, विद पॉइज, दोनों तरफ, दोनों सूरतों में। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बात की आपने डॉक्टर नुमान नियाज साहब के हारे ये जीते ग्रेसफुली पाकिस्तान की टीम को, क्रिकेटर्स को बिहेव करना चाहिए। पूरी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी है। अल्लाह करे आप जीतें, लेकिन ना भी जीतें तो तब भी ग्रेसफुली एक अच्छे प्लेयर्स की तरह, अच्छी टीम की तरह। वक्त ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का एडिटोरियल नेतन्याहू हिटलर के रास्ते पर। और आज का एडिटोरियल हमारा आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ ही गई, और नेतन्याहू जिसको बहुत सारे लोग कह रहे थे वो हिटलर की पॉलिसीज़ फॉलो कर रहा है, उसका फॉलोअर है, उससे इम्प्रेस है, आज नेतन्याहू ने अपने मुंह से कह दिया कि वो हिटलर का फॉलोअर है और हिटलर की पॉलिसी फॉलो कर रहा है। उसने होलोकॉस्ट की मिसाल दी है अपने जुल्म को डिफेंड करने के लिए, और आप तस्वीर जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, इसमें हिटलर और नेतन्याहू के चेहरों में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। यूनाइटेड नेशन में खिताब करते हुए क्या कहा, सुनिए। What, did the Nazis ask the Jews to leave, kindly leave, go out? Others, you want me to name all the genocidal leaders of history? Just go one by one. Did anyone do this? Did they say, get out so we can come in? Of course not. अफसोसनाक बात यह है कि ये शख्स यूनाइटेड नेशन में खड़ा ये बात कर रहा है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मतलूब है इस्राएली वज़ीर आज़म अपने जुल्म की वजह से, नस्ल कुशी की वजह से, और इसका दिफा वो ये कह के कर रहा है कि जब यहूदियों को जर्मनी से, यूरोप से निकाला गया तो किसी ने उन्हें आके ये नहीं कहा, नाजीज ने हमें ये नहीं कहा कि ज्यूज टू लीव, काइंडली लीव, बराए मेहरबानी छोड़ दो, या डिड एनीवन डू दिस, डिड दे गेट आउट सो वी कैन कम इन? ऑफ कोर्स नॉट। डिफेंड कर रहा है कि मैं जो जुल्म कर रहा हूँ गजा में, मैं जिस तरह ज़बरदस्ती फ़लस्तीनियों को धकेल रहा हूँ वेस्ट बैंक से, गजा से, मैं ठीक कर रहा हूँ, क्योंकि हिटलर ने भी यही किया था, जिसके जुल्म का ये नकाब ओढ़ के सारी दुनिया के सामने मजलूम बने हुए हैं। असल चेहरा ये है इसका, जालिम का, हिटलर का, नेतन्याहू का। गुड नाइट।